हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और जिसके अंतर्गत मैं 2 यूनिट पढ़ा चुका हूं और आज मैं तीसरा यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, यूनिट 3 शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें है राजा राम मोहन राय। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे कि राजा राम मोहन राय क्या थे, उनके वर्क कौन कौन से थे और उनके थाट कौन कौन से थे, उनके विचार कौन कौन से थे, उनके विचार क्या थे, राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, धर्म को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे। तो आइए चलते हैं हम राजा राम मोहन राय। जैसा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है या फिर इनको हम आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। इनको विभिन्न उपनामों से संबोधित किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार का काम किया, धर्म सुधार का काम किया और राजनीति में भी उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए जिसके माध्यम से राजा राम मोहन राय के मांगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानना पड़ा था। राजा राम मोहन राय का जन्म 17 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुगली के पास राधानगर में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था तथा माता का नाम तारणी देवी था और इनके दादा का नाम क्या था? कृष्णकांत बनर्जी था। राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है और इनके जो दादा होते हैं कृष्णकांत बनर्जी, उस समय बंगाल के नवाब के अधीन ये कार्य करते हैं, पद पर रहते हैं और बंगाल का नवाब इनसे प्रसन्न होकर इनको राय की उपाधि दे देता है और यह कृष्णकांत बनर्जी को राय की उपाधि मिल जाती है। इनके बाद आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती हैं सब राय अपने नाम के पीछे राय लगाने लगती हैं, यानी कि इनके नाम के साथ, इनके परिवार के नाम के साथ राय जुड़ जाता है। राजा राम मोहन राय का बचपन का जो नाम होता है वह राम मोहन था। बचपन का नाम इनका क्या था? राम मोहन था। राय उपाधि इनके दादा से विरासत में मिली थी और राजा की उपाधि कौन दिया है इसको मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा होती है वह बंगाल में ही होती है, यानी कि जहां वह रहते हैं राधानगर में प्राथमिक पाठशाला में ही इनकी प्राथमिक शिक्षा होती है और यह बचपन से ही संस्कृत और बांग्ला सीखने लगते हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा संस्कृत और बांग्ला में होती है। इनके विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके जो पिता होते हैं रमाकांत राय, इनको भेज देते हैं पटना शिक्षा ग्रहण करने के लिए और यह पटना जाकर विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आ जाते हैं और वहां अरबी सीखते हैं, फारसी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, यानी कि कुरान का अध्ययन करते हैं, यूक्लिड का अध्ययन करते हैं और अरस्तु का अध्ययन करते हैं, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जितने भी थे उनके जो अनुवादों का अध्ययन उन्होंने शुरू किया। जैसे यूक्लिड के अनुवादों का अध्ययन शुरू किया, अरस्तु के पुस्तकों का अनुवाद का अध्ययन करना शुरू किया, कुरान के अनुवाद का अध्ययन करना शुरू किया, यानी कि अरबी फारसी भाषा का इनको गहरा ज्ञान हो गया था। जितने मौलवी होते हैं, मौलवियों के अधीन भी यह अरबी फारसी की शिक्षा लेते हैं और इस तरह से राजा राम मोहन राय अरबी फारसी के विद्वान हो जाते हैं, संस्कृत के भी विद्वान हो जाते हैं। बाद में जब पटना में इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो यह कहाँ चले जाते हैं? बनारस चले जाते हैं। बाद में ये बनारस चले जाते हैं और बनारस जाकर यह संस्कृत की भी शिक्षा लेते हैं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं। बनारस के विद्वानों के द्वारा इनको संस्कृत भाषा सिखाई जाती है, वेदों का अध्ययन कराया जाता है, उपनिषदों का अध्ययन कराया जाता है, यानी कि बनारस जाकर यह वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं और संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जब राजा राम मोहन राय अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो 1803 ईस्वी में उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से लेकर 1814 तक कार्य करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से लेकर 1814 तक वह कार्य करते हैं और 1807 में रंगपुर के जिलाधीश उस समय होते हैं रंगपुर के जॉन डिग्वी जिलाधीश होते हैं रंगपुर के और जॉन डिग्वी के अधीन उन्होंने दीवान पद ग्रहण किया।
राजा राम मोहन राय ने दीवान पद ग्रहण किया। और जब राजा राम मोहन राय ब्रिटिश न्यायाधीश जॉन डिग्बी के संपर्क में आते हैं तो अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करने लगते हैं। तो वह अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करने लगते हैं। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते समय पाश्चात्य में जितने भी उदारवादी सिद्धांत होते हैं वह सभी उदारवादी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और वह उदारवादी सिद्धांतों से भी काफी प्रभावित होते हैं। फिर ब्रिटिश सेवा से उन्होंने 1814 में त्याग पत्र दे दिया। 1814 में वह त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि नौकरी छोड़ देते हैं। ब्रिटिश सरकार की नौकरी 1814 में वह छोड़ देते हैं और छोड़कर फिर वह राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारों में लग जाते हैं। राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों की तरफ अग्रसित हो जाते हैं और सामाजिक सुधारों की तरफ, धार्मिक सुधारों की तरफ वह अग्रसर हो जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का गठन किया। यह कंपटीशन में पूछा जाता है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया जाता है। और फिर 1818 से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। यह जगह जगह घूम घूम कर सती प्रथा के विरुद्ध विचार प्रस्तुत करते थे, तर्क देते थे, उसको समाज की एक बुराई बताते थे। उनका यह कहना था कि सती प्रथा किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठकर नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह सती प्रथा के विरुद्ध व्यापक रूप से आंदोलन चलाते हैं, जिससे कि सरकार बाध्य हो जाती है। उस समय भारत के गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। और 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। या इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनके आंदोलन के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। हम देखते हैं कि सती प्रथा जो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, विभिन्न समाजों में हमें सती प्रथा का रूप देखने को मिलता है। कहीं कहीं प्रचलन होता है सती प्रथा का। यह सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा के अंतर्गत जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको चिता पर भी बैठना पड़ता था। महिलाओं को, स्त्रियों को चिता पर भी बैठना पड़ता था। कभी कभी चूंकि उसमें बाल विवाह भी था तो कभी कभी 17 वर्ष की आयु की लड़कियों को, 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को चिता में बैठा दिया जाता था। उनके पति के साथ उनके पति की मृत्यु होती थी तो उनके पति की मृत्यु होती थी तो जब चिता जलाई जाती थी तो उस चिता पर 17-18 साल की लड़कियों को भी बैठा दिया जाता था। यह बहुत ही बुरी प्रथा थी कि समाज की कठोरतम बुराई थी। इसलिए राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। इस तरह से राजा राम मोहन राय विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते रहते हैं। यह 1830 में उस समय भारत के बादशाह होते हैं अकबर द्वितीय भारत के बादशाह होते हैं अकबर द्वितीय। उस समय भारत के बादशाह होते हैं अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को बुलाया और इनको इंग्लैंड भेजा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए। और इस तरह से अकबर द्वितीय के द्वारा मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती थी। राजा की उपाधि दी गई, यानी कि राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। और तब से राम मोहन राय के आगे राजा शब्द जुड़ गया, यानी कि उनको राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। तो इस तरह से राजा की उपाधि जो दी जाती है वह अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। और वह इंग्लैंड जाते हैं, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं। वहां से पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के पश्चात वह वापस आ जाते हैं। और फिर यह 1830 में ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड जाकर वहां बेंथम, ब्लैकस्टोन इत्यादि जैसे कवियों से, इत्यादि जैसे विद्वानों से वह मुलाकात करते हैं। वह इंग्लैंड के बाद वो फ्रांस चले जाते हैं। 1831 में वह फ्रांस चले जाते हैं। और फ्रांस जब चले जाते हैं तो वहां कुछ दिनों तक रहते हैं और फ्रांस में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर 1833 में वह फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। और इंग्लैंड जब आते हैं तो उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ने लगती है। अंततः 20 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर होती है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर होती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर होती है। तो इस तरह से इस महान धार्मिक सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक भारत के निर्माता की मृत्यु मात्र 61 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। 61 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय का 61 वर्ष की अवस्था में ही निधन हो जाता है। लेकिन अपने इस काल के दौरान उन्होंने विभिन्न पुस्तकों की रचना की, विभिन्न धर्म ग्रंथों का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। वो ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाते रहते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में यह कहा जाता है कि यह तिब्बत भी जाते हैं और जब वह तिब्बत जाते हैं तो वहां बौद्ध धर्म के नाम पर विभिन्न पूजा पाठ कर्म कांड को देखते हैं तो वह विरोध करने लगते हैं। और विरोध इतना व्यापक हो जाता है कि जितने भी लामा होते हैं, लामा यानी कि धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता है? लामा कहा जाता है। तिब्बती धर्म गुरु को क्या कहा जाता है? लामा कहा जाता है। लामाओं के विरोध का सामना राजा राम मोहन राय को करना पड़ता है और मजबूर होकर वह तिब्बत से भाग जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के पास बौद्ध धर्म का भी ज्ञान था, जैन धर्म का भी ज्ञान था, ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म का भी व्यापक ज्ञान था। वह हिंदू तो थे ही, ब्राह्मण परिवार से वह संबंध रखते थे। तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को विभिन्न धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। उनको ईसाई धर्म ग्रंथ का ज्ञान था। वह विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और जितनी भी बुराइयां होती हैं विभिन्न समाज में, सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अपनी कृतियों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से वह समाज की विभिन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की कौन कौन सी कृतियां हैं, उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं। राजा राम मोहन राय की जो पहली रचना है वह है तुहफत उल मुहावहिदीन। यह 1815 में लिखी गई है। यह पहली रचना है। फिर परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखी गई है। जैसा कि इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया है, इसका विरोध किया है कि ईसा मसीह भगवान थे। उन्होंने ईसा मसीह को भगवान नहीं माना है। तो इसमें ईसाई धर्म ग्रंथों में जितनी भी बुराइयां होती है उस बुराइयों पर प्रहार किया गया है। तीसरी उनकी पुस्तक है ए डिफेंस ऑफ हिंदू थाइजन। यह 1817 में लिखी गई है। इसमें हिंदू परंपराओं का विरोध किया गया है। फिर वेदांत गाथा है, 1815 में पब्लिश है। फिर हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में है। बंगाली व्याकरण की रचना उन्होंने की 1826 में की। इसी तरह से भारतीय दर्शन का इतिहास यह 1829 में उन्होंने लिखा है, 1829 में यह पब्लिश है। गौड़ी व्याकरण यह 1833 में पब्लिश है। इसके अलावा वह अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करते हैं। बंगला भाषा में अनुवाद करते हैं, अरबी फारसी में अनुवाद करते हैं। तो उनकी जो अनुवादित पुस्तक है वह कनोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद, ये उनकी अनुवादित पुस्तकें हैं। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में विभिन्न पुस्तकों की रचना की। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं। विभिन्न पुस्तकों की वह रचना की और उन्होंने ऐसे महान कार्य किए जिसके कारण उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है या फिर उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। वह कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिसके लिए हम उनको याद करते हैं, हम उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।